अखिल विश्व गायत्री परिवार के बिहार के संरक्षक श्रद्धेय श्री महेश्वर प्रसाद सिंह जी, जोनल समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार जी, युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री मनीष कुमार जी, गायत्री परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री चंदेश्वर प्रसाद जी, गायत्री परिवार के पश्चिम बंगाल के प्रभारी श्री सत्येंद्र नारायण राय जी, गायत्री शक्तिपीठ के कार्यक्रम प्रभारी श्री विजय कुमार शर्मा जी, शांति कुंज के प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र तिवारी जी, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रभारी श्री कामता शर्मा जी, मनीष कुमार जी के पूर्व मंच के संचालनकर्ता श्री निशांत रंजन जी, श्री ज्ञान प्रकाश जी, मंच पर विराजमान मेरे साथी माननीय विधायक श्री श्याम रजक जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रणवीर नंदन जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के देवियों एवं सज्जनों, भविष्य के कर्णधार, तीनों मंजिल पर विराजमान मेरे युवा भाइयों, यहाँ उपस्थित मीडिया के प्रतिनिधिगण, आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अच्छा लग रहा है कि मैंने एक अच्छे कार्यक्रम में, वैसे गायत्री परिवार के बारे में वर्षों से मैं सुनता रहा हूं। गायत्री परिवार से जुड़े कई लोगों के साथ मिलने का, बात करने का पूर्व में भी अवसर मिला है, लेकिन कभी गायत्री परिवार के किसी कार्यक्रम में जाने का अवसर मुझको नहीं मिला था। यह मेरे लिए पहला अवसर है और इसके लिए मैं रणवीर नंदन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक दिन मुझको फोन पर यह कहा कि गायत्री परिवार के लोग मिलना चाहते हैं। वे सब मद्य निषेध के, नशा मुक्ति के पक्षधर हैं और इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने इनको कहा कि जब भी मिलवा दीजिएगा। और इन दिनों तो आप जान रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता आपदा प्रबंधन की है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि इन्होंने मिलने की बात कही, तो परसों मैंने इनसे कहा कि अगर आज आप लोग मिल सकते हैं तो शाम में आइए। तो इन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट में बताता हूं। फिर उन्होंने मेरे कार्यालय को सूचित किया कि 7:30-8 बजे हम लोग आएंगे। मिलने आए, बड़ी खुशी हुई और इन्होंने बताया कि हर रविवार के दिन कार्यक्रम होता है। तो मैंने कहा परसों भी रविवार है, हम चल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि बड़ी खुशी होगी, आप आइए। तो आज मैं आ गया, क्षमा कीजिएगा 10 मिनट का विलंब हुआ है, क्योंकि मिलने वाले कोई मैं तो कह नहीं सकता हूं। अगर मिलने वाले कुछ ज्यादा देर बैठ गए तो मेरी आदत नहीं है कि मैं उनको कुछ कहता हूं। तो मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं कुछ विलंब से। मेरी आदत नहीं है विलंब से आने की, मैं समय पर काम करता हूं। विलंब हो रहा होगा तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि भी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, कितनी देर में पता नहीं कब आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैं एक बार अगर कहीं जाने के बारे में
कह देता हूं कि मैं आऊंगा तो मैं जरूर जाता हूं। और गायत्री परिवार में यूं भी जो आप अनेक प्रकार के कार्य करते हैं और उसमें जो सामाजिक कार्य मैं देख रहा हूं, और अभी मनीष जी बोल भी रहे थे, साहब लिखा हुआ अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आदमी के रूप में जन्म लिए हो, आदमी तो बन जाओ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी खासियत है कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव। जो मूल मंत्र गायत्री मंत्र है, उसी के नाम पर गायत्री परिवार है। लेकिन ये जो सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव है, यह जो सहिष्णुता है, मैं समझता हूं कि समाज में अगर सबसे अधिक किसी चीज की आवश्यकता है तो इस सहिष्णुता की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और वो गायत्री परिवार इस बात की न सिर्फ वकालत करता है बल्कि इस बात को अपनाता है। सबसे बड़ी बात है किसी चीज के पक्ष में बोलना एक बात है, और उसको अपनाकर चलना उससे भी बहुत बड़ी बात है। तो आप तो इसको अपनाकर चलते हैं। और फिर आप देख रहे हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए गंगा की सफाई। अभी ऐसे विषय हैं कि आपको फिर कभी बुलाना पड़ेगा, मैं उन सब विषयों पर बोल। ये सब मेरे हृदय की बात है, यह तो मेरी प्रतिबद्धता है, प्रतिदिन मैं कहता हूं। गंगा नदी के बारे में जब कोई चर्चा होती है तो मेरा बचपन का अनुभव है। गंगा किनारे पैदा हुआ, यहां से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर एक कस्बा, वहीं मेरा जन्म हुआ। और वहां एक कुआं का पानी मीठा था, जहां से पानी लाकर सब लोग अपने घर में दाल पकाते थे। आमतौर पर सबके घर का पानी खारा था। तो खारे पानी में नहाने में जानते ही अगर साबुन लगाया तो फट जाता है साबुन। आप में से बैठे हुए लोगों को ये सब तजुर्बा नहीं होगा, क्योंकि ये पहले की बात है। तो हम लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते थे हर रविवार, और गंगा नदी का जल इतना निर्मल था कि बचपन से ही छोटे बाल्टी में एक बाल्टी पानी लेकर आते थे। और उस दिन महसूस होता था कि आज तो मैं अपने को महसूस करते थे कि बहुत कुछ है। एक बाल्टी मेरे पास पीने वाला पानी। और वहां से जब पटना आए तो साइंस कॉलेज और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, दोनों गंगा नदी के किनारे। और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो खास करके गांधी घाट पर जब भी हमको फुर्सत होती थी तो हम गांधी घाट पर जाते थे और गंगा नदी को निहारते थे। तो गंगा जी की अब आज की स्थिति को जब देखते हैं तो रोना आता है। तो इसलिए गंगा की सफाई के बारे में आप काम करते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि गंगा नदी की सफाई और उसकी निर्मलता उसकी अविरलता पर निर्भर करता है। अगर वो अविरल रहेगी तभी स्वच्छ रहेगी, तभी निर्मल बन सकती है। अकेले निर्मलता अपने आप में परिपूर्ण नहीं, इसके लिए अविरलता बहुत जरूरी है। और आज गंगा की अविरलता बाधित होने के कगार पर पहुंच गई। मैं इस सवाल को उठाता रहा हूं, और कल भी मैंने एक ट्वीट किया। हमने फरक्का बराज के बारे में कुछ बातें कही तो बहुत लोग तरह तरह की बात करते थे, लेकिन उस पर इतने एक्सपर्ट्स के कमेंट आए हैं कि मैंने उसके साथ लिंक भी दे दिया। पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि जब बन रहा था फरक्का बराज, तब से ही समझदार लोगों ने, पर्यावरणविदों ने, भविष्य की चिंता करने वाले लोगों ने क्या कहा था और आज लोग क्या कह रहे हैं। जो आज जिस तरह से सिल्ट का डिपॉजिट होता चला जा रहा है, गंगा का की जल अधिग्रहण क्षमता घटती चली जा रही है, नतीजा है कि चारों तरफ पानी फैल जाता है। और जितना पानी इस बार आया वो निकल नहीं रहा जल्दी।
गंगा बराज से पानी उतना निकल नहीं पा रहा है। उसका डिजाइन ही है 27 लाख क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज का, और पटना के पास मापा गया तो 32 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज था यहां। अब आप कल्पना कर लीजिए, डिजाइन है 27 लाख का। मुझको इसके जानकार लोगों ने बताया कि डिस्चार्ज तो मुश्किल से 22-23 लाख क्यूसेक हो पाता। तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। तो खैर ये अलग विषय है, कभी और वक्त होगा तो इसी के विषय पर कभी आप हमको बुलाइएगा तो मैं खुशी खुशी आऊंगा। पर्यावरण, आज तो देख रहे हैं ना कि मौसम का मिजाज कितना बदल रहा, किस प्रकार से मौसम का मिजाज बदला है इसकी कल्पना कर रहे हैं। बिहार के बारे में क्या चर्चा होती है बाहर कि बिहार में पानी की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी वर्षा हो नहीं रही। 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में मात्र 2 वर्ष बिहार में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई है। 8 वर्ष 1000 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। यहां का औसत वर्षापात 1200 मिलीमीटर से लेकर 1500 मिलीमीटर हुआ करता था, और आज स्थिति यह आ गई है कि पिछले 10 वर्षों में मात्र 2 वर्ष में 1000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है, वह भी 1200 मिलीमीटर कभी नहीं पहुंच पाया। 1000 मिलीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। और एक तरफ तो आप बाढ़ की खबर पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं कि अभी बिहार में वर्षापात के दृष्टिकोण से बहुत ही कमी है। और अभी 4 दिन पहले मैंने रिपोर्ट मांगी तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ 534 प्रखंड हैं, उसमें से 166 प्रखंड ऐसे हैं जिसमें 30-40% से भी कम वर्षा डेफिशिएंसी है। आप समझ लीजिए क्या होने वाला। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का रोड मैप बनाया, आपदा न्यूनीकरण का रोड मैप। जो प्राकृतिक आपदा है उस पर तो आपका नियंत्रण नहीं, लेकिन आपदाओं का प्रभाव कम से कम हो, जान माल की क्षति कम से कम हो, इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए हमने एक रोड मैप बनाया। सबसे पहला राज्य बिहार है, जान लीजिए। पर्यावरण की बात आप लोग कर रहे हैं तो मैं सिर्फ थोड़ी जानकारी दे रहा हूं। तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ एग्रीमेंट हो रहा था, एमओयू साइन हो रहा था। उस अवसर पर अनेक आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ और कई गैर सरकारी संगठन वहां पहुंचे हुए थे। उनको हमने बताया कि बिहार की स्थिति तो विचित्र है। अगर यहां बाढ़ आए तो यह मत समझिएगा कि यहां बहुत वर्षा हुई। बाढ़ तो दूसरे जगह की वर्षा के कारण होती है। और हमने यही बताया था यहां बाढ़ भी आती है और बहुत सारे इलाकों में सूखा भी पड़ा रहता है। अब वही चित्र है आज बिहार का। तो पर्यावरण की यह हालत कैसे हो गई? कई कारण हैं, लेकिन उसमें एक कारण है वृक्षों की कमी। जब झारखंड के अलग बनने के बाद बिहार में ग्रीन कवरेज का, हरित आवरण का हमने सरकार बनने के बाद आंकड़ा लिया तो पता ये चला कि हमारे यहाँ हरित आवरण, ग्रीन कवरेज 9% से भी कम। हमने कहा ये तो भाई भयंकर स्थिति है, लेकिन हमारी आबादी का घनत्व ही बहुत ज्यादा है। देश का सर्वाधिक आबादी का घनत्व तो बिहार का है अब 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन वृक्षों की इतनी कमी, तो हमने एक हरियाली मिशन शुरू किया और उसके माध्यम से हमने लक्ष्य तय किया कि 2017 तक, 2012 में लॉन्च किया कि 2017 तक
हम हरित आवरण को, ग्रीन कवरेज को 9% से जो कम है उसको बढ़ाकर कम से कम 15% करेंगे और इसके लिए 24 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे और ये काम चल रहा है। हमने देखा कि सरकारी तंत्र में थोड़ी ढिलाई है, तो मैंने अपनी पार्टी में पिछली बार शर्त लगा दिया कि जो कम से कम 1 पेड़ लगाएगा वही मेरी पार्टी का सदस्य बन सकता। आप समझ लीजिए, हमारी पार्टी कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इतना प्रभाव हुआ और इसका इतना हमने कोशिश किया कि 12-14 लाख मेंबर पेड़ लगाकर बने। तो जब सरकार में देख रहे थे कि थोड़ा लॉन्च करने में हरियाली मिशन को विलंब हो रहा है, तो मैंने उनकी मीटिंग में यही कहा कि एक पार्टी, भाई जो हमारा दावा कभी नहीं है कि हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, हम लोग अगर निश्चय कर लेंगे तो 10-12 लाख, उस समय 10 लाख के करीब लग चुका था, 10 लाख पेड़ लगा सकते हैं। और इतने संसाधन और सब चीज के उपलब्ध रहते हुए भी ये काम शुरू नहीं हुआ। उसके बाद वह काम तेजी से बढ़ा और आज आपका जानकर खुशी होगी कि पिछली जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमारा ग्रीन कवरेज बिहार का 13% हो चुका है। तो वृक्षारोपण और सिर्फ वृक्ष लगाने से काम नहीं चलेगा, उसकी रक्षा भी करनी होगी। इसलिए रक्षाबंधन के दिन हमने पिछले कुछ साल से शुरू किया है कि भाई रक्षाबंधन के दिन वृक्ष की रक्षा के लिए उसका रक्षाबंधन करो। और हम जाते हैं हर बार पेड़ को राखी बांधते। भाई सिर्फ पेड़ लगाओ मत, पेड़ की रक्षा भी करिए। सिर्फ लगा देने से काम तो नहीं चलेगा। तो अगर ग्रीन कवरेज बढ़ेगा तो पर्यावरण की स्थिति बेहतर होगी। हालांकि हम लोगों के बिहार के चलते आज के ये पर्यावरण की स्थिति नहीं है। ये मानसून का जो ट्रफ कहलाता है, जो बादल देखते हैं, जो वर्षा वाला बादल, वो पिछले कई वर्षों से दक्षिण की तरफ छिटक जाता है। तो जो बिहार में पानी पड़ना चाहिए पड़ता नहीं। तो पर्यावरण की बात, वृक्षारोपण की बात आप कर रहे हैं, तो ये सब तो मेरे मन की बात है। चर्चा तो हम लोग किए थे सिर्फ नशा मुक्ति की, उसके तो आप पक्षधर हैं ही। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। मैं तो कहूंगा कि नशा मुक्ति पर जो मेरा चलता रहता है, इतने जगहों से निमंत्रण आता है कि बिहार के काम से हम उतना ज्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन महीने में एक बार बिहार के बाहर जरूर जाने की कोशिश करते हैं इस सवाल पर। तो मैं तो आग्रह करूंगा भाई मनीष जी से कि अगर संभव हो तो नशा मुक्ति पर बिहार के बाहर भी जो कार्यक्रम हो उसमें अपनी टीम को भेज करके ये नशा मुक्ति का गाना सुनवाइए। पिछले साल 9 जुलाई को एक कार्यक्रम था श्री कृष्ण स्मारक भवन पटना में, महिलाओं का कार्यक्रम था। वो एक कार्यशाला आयोजित थी महिला विकास निगम और DFID के संयुक्त तत्वावधान में। मैं वहां गया, नारी सशक्तिकरण पर भाषण देकर बैठा। वो स्वयं सहायता समूह की दीदियां थी मुख्यतः। पीछे से 2-3 महिलाओं की आवाज आई कि शराब बंद कर दीजिए। तो मैं तो जाकर बैठा ही था, तो मुझको भी लगा कि शराब बंदी की बात कर रही थी। अगल बगल बैठे अपने साथियों से हमने पूछा, कहा कि हाँ शराब बंदी की बात कर रही थी। मैं आपको बताता हूं, मैं नहीं जानता हूं कहां से प्रेरणा आई, लेकिन मैं वापस माइक पर आया और कहा कि अगली बार आएंगे तो शराबबंदी को लागू करेंगे। मुझे नहीं मालूम, ये मन में इतना तीव्र विचार आया कि मांग कर रही हो, और मेरे मन में बहुत दिनों से ये द्वंद्व चल रहा था। मैं शराब के बहुत खिलाफ रहा हूं छात्र जीवन से। मैं कभी कभी कहता भी था कि मेरा वश चलेगा तो दारू हम बंद कर देंगे, उस समय भी बोलते थे। लेकिन आए हुए इतना दिन हो गया, बंद नहीं कर पा रहे। मन में कुछ दुविधा थी, लागू भी करेंगे तो पता नहीं पूरा सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कई तरह की बातें मन में थी, जिसके चलते हमने 5 साल से नशा मुक्ति अभियान, मद्य निषेध दिवस, ये सब मनाना शुरू किया। लेकिन हमने देखा इसे उपयोग घटा नहीं है, बढ़ा ही। तो ये मन में था।
लेकिन उधर से आवाज आई, ऐसी प्रेरणा आई कि मैंने आकर माइक पर कह दिया। अब जब एक बार कह दिया तो भाई जिंदा रहेंगे तो उस पर तो हम अमल करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अब आज क्या है, चारों तरफ खुशी है। मैं बताऊं कि जब इसके बारे में मैंने कह दिया तो उसी समय फिर उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव के बाद 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस था पिछले वर्ष। उस मीटिंग में मैं गया, उसमें मैंने कहा कि 1 अप्रैल से लागू होगा, नई उत्पाद नीति बनाएंगे, लागू होगा। उसके बाद हमने कहा इसके लिए पूरा वातावरण बनाना चाहिए। जबरदस्त रूप से वातावरण बनाया गया और एक कार्यक्रम तय किया गया कि जो अभिभावक हैं उनसे संकल्प पत्र बच्चों के माध्यम से भरवाया जाए कि शराब नहीं पिएंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको जानकर प्रसन्नता होगी या संभव है आपको जानकारी भी हो कि 1,19,00,000 अभिभावकों ने शपथ पत्र भरा कि शराब नहीं पिएंगे और दूसरों को नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। किसी भी प्रांत में 1,19,00,000 लोगों ने किसी काम के लिए शपथ पत्र नहीं भरा। हम लोगों ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया था, तो उसकी भी उपलब्धि है 1,16,00,000 की, लेकिन 1,19,00,000 का नया रिकॉर्ड बन गया शराबबंदी के लिए। शराब नहीं पिएंगे का संकल्प पत्र 9 लाख जगहों पर लोगों ने खुद दीवारों पर नारे लिखे, दीवारों पर गीत बनाया, खुद गीत गाया, तरह तरह के गीत। आज जैसे आपका गीत बहुत प्रभावी है, उसी तरह से उन लोगों का बनाया हुआ गीत प्रभावी है। ऐसा वातावरण बना कि 1 अप्रैल से जब लागू हुआ तो क्या खुशी है। आज गांव गांव में चले, मैं तो सबको कहता हूं, अब यहां पर कुछ पढ़े लिखे और साधन संपन्न लोगों का एक तबका, सभी नहीं, उसका एक छोटा सा हिस्सा इसके खिलाफ है। वो तरह तरह की बात बोलता है। कोई कह देगा तालिबानी कानून है, कोई कह देगा भाई इस पर आप कहां पढ़ते हैं, कोई हमारे बारे में लिखेगा ये तो ठीक काम कर रहा था, इसका दिमाग कैसे खराब हो गया, ये सब चीजें लगी, तरह तरह की बात बोलेगा। कोई लिखेगा कि अब तक तो ये अच्छा कर रहे थे, अभी डिरेल्ड हो गए। तो मैं आया तो स्वामी विवेकानंद जी का ये जो कथन है लिखा हुआ, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, मजाक बन रहा, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। हम यहां पर जब हम बैठे तो सबको पढ़ा, हमने कहा कि देखिए यही तो मूल चीज है, घबराइएगा मत, इसी दौर से गुजर रहे हैं। अभी मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ विरोध करेंगे और उसके बाद उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि लोगों का विशाल बहुमत तो इसको स्वीकार कर चुका। और मैं तो सब जगह कहता हूं कि अगर विश्वास न हो तो खुद चले जाइए गांव में और जाकर देख लीजिए कि कितनी शांति। पहले अगर कहीं जाइए गांव में, कस्बा में, शाम होते झगड़ा झंझट, गाली गलौज, मार पीट का दृश्य था। आज जाइए चहुओर शांति। हमने जब कैंपेन किया, आप सुन लीजिए, अभी इसके लागू करने के बाद भी हमने प्रमंडलीय स्तर पर सम्मेलन महिलाओं का आयोजित हुआ, उसमें हम गए और महिलाएं आप बीती सुनाती थी। एक जगह महिला ने कहा कि पहले मेरे पति शराब पीकर आते थे, बहुत दुर्व्यवहार करते थे, उनकी क्रूरता देखती थी, और अब जब से शराब बंद हुआ अब वो अच्छे दिखने लगे। अब शाम में आते हैं तो सब्जी लेकर आते हैं। यह मेरा कथन नहीं है, यह आप बीती सुनाने वाली एक दीदी का कथन है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जाकर के देख ले कस्बा में। और हम तो झेले हुए भाई। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ तो फर्स्ट ईयर में जो बैरक टाइप था, तो हमको लगा कि हमको दिक्कत होगी, तो हम लॉज में चले गए। मुसल्लापुर हाट में कृष्णा लॉज था।
वहाँ रहने लगे। उसमें जो हमको कमरा मिला उसके पीछे का दृश्य मैं आपको बताता हूँ। महीना के शुरू में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक तो उसका दृश्य विचित्र था। इतना झंझट, इतना झगड़ा, और एक दूसरे को गाली देते थे। मैं तो कभी कभी कहता था इतनी लंबी गाली की तो कल्पना भी नहीं कर सकता भाई। बहुत गाली होगा था, 4 शब्द का, 5 शब्द का, 6 शब्द का गाली होगा। अब तक जितनी गाली सुने थे तो हम कहते थे कि तो 2-3 बित्ता का गाली है भाई। उसी समय मेरे मन में था कि भाई बंद होना चाहिए। गरीब गुरबा लोगों को तनख्वाह मिलती है 1 तारीख को और सारा पैसा, और 7 तारीख के बाद ठंडा पड़ने लगता है। 30-31 तारीख आने तक बिल्कुल माहौल, कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती थी, क्योंकि 7-8 दिन में ही कमाई का सारा पैसा वो गंवा देता था। अब आप सोच लीजिए, हमारा तो वहां से देखा हुआ सुना हुआ अनुभव है। कमरे की खिड़की उसी तरफ निकलती थी जिस तरफ से ये सब आवाज आती थी। तो बहुत लोग हमको तो कहते हैं कि पहले घर घर पहुंचा दिए, बंद किए हैं। अरे हम घर घर नहीं पहुंचा दिए, 2 नंबर का कारोबार बंद कर दिए थे। इसी में आमदनी सरकार की बढ़ गई थी। तो मेरा धर्म है, अगर मेरे जिम्मे काम है और सरकार को टैक्स मिलना है तो ठीक से टैक्स मिले। वो भी काम करके दिखाया, और 300 करोड़ से बढ़ के 5000 करोड़ पर पहुंचाया, और एक कलम से मैंने उसको समाप्त कर दिया। भाई तो इतना तो मेरा अधिकार है ना। 300 करोड़ से 5000 करोड़ तक हम ही पहुंचाए। अब कहा कि जाओ 5000 करोड़ चले जाओ। उन्हें मत सराहो जिनने अनीति पूर्वक सफलता पाई और संपत्ति कमाई। हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। ये अनीति, अनैतिक व्यापार से अगर 5000 करोड़ कमा रहे हैं तो इसको तो तुरंत गंवा देना चाहिए। सामने लिखा हुआ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, गायत्री परिवार के संस्थापक, उन्होंने लिखा, उन्हें मत सराहो जिनने अनीति पूर्वक सफलता पाई और संपत्ति कमाई। भाई इस कमरे में तो सब चीज है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत अच्छा। और आप युवा लोगों के बीच में अगर प्रेम का, सद्भाव का, सहिष्णुता का वातावरण है तो इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। आज एक असहिष्णुता का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है जो समाज के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। और इस परिस्थिति में आप इतने सुंदर परिवेश में हर रविवार को बैठते हैं, अपनी मीटिंगें करते हैं। आप बता रहे हैं 4-5 हज़ार से आपने शुरू किया, युवा प्रकोष्ठ में 1,40,000 लोग। ये मामूली बात नहीं। मैं आपके आगे बढ़ने की शुभकामना देता हूं। आप सफल होइए, आपका विचार अच्छा। और जो नशा मुक्ति के बारे में आपकी राय है, तो आपने इस पर मुझे बुलाया, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि आपके बहुत चीज़ों पर जो राय है मैं उसी राय का हूं। इसलिए मैं तो धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे बुलाया। फिर बुलाइएगा और बोलिए। आज तो सिर्फ नशा मुक्ति की बात, आप इस पर कार्यक्रम चला रहे, बहुत अच्छी बात है। मई महीने के आखिर में आपने एक कार्यक्रम भी किया और आगे भी कर रहे हैं। इसको पूरे देश में करना चाहिए। बिहार में तो लागू कर दिया और संघर्ष तो करना पड़ेगा। देखिए ऐसा चीज़ नहीं, आसानी से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तरह तरह के लोग होंगे। अब हमने सारा शराब बंद कर दिया तो जो बहुत ज़्यादा पीने के लिए बेचैन हैं तो कोई पैसा देने को तैयार होंगे। अगर 500 रुपया का माल का 5,000 रुपया कीमत मिलेगा तो बहुत लोग रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं कि पकड़ा जाएंगे तब पकड़ा जाएंगे, चलो नहीं पकड़ाएंगे तो इतना मुनाफा तो होगा। अब इस मानसिकता के लोग हैं, ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हैं। तो ये तो भाई धैर्य से काम करना पड़ता है। इसके लिए बड़े धीरज की जरूरत है, घबराने की जरूरत है। बहुत लोग 2 दिन में मजाक उड़ाते रहे, तब फेल हो गया, इतना शराब पकड़ा रहा तभी तक खत्म हो गया, जहरीली शराब का कांड हो गया, खत्म हो गया। मैंने इतना ही पूछा
कि बिहार ही में जहरीली शराब का कांड हुआ है या जहां नशा मुक्ति नहीं है वहां भी हुआ है। जहरीली शराब का कांड बिल्कुल पृथक है। बिहार में भी था, जब शराबबंदी नहीं थी तो यहां भी जहरीली शराब का कांड हुआ। और यहां तो डबल डिजिट की बात है। कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें 3 डिजिट में लोगों की मृत्यु हुई है? कोई याद पहली बात। अब 2 मिनट में इंटरप्रिटेशन ऐसा कि अब तो ये हो गया, अब तो खत्म, अब फेल कर गया। अब तब फेल कर गया तो जश्न मनाइए, फेल कर गया। लेकिन ये फेल करने वाला है नहीं। आप जो आज मजाक उड़ा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के कथनानुसार कुछ दिन विरोध कीजिएगा और फिर आप भी शामिल होइएगा। मुझे अच्छी तरह मालूम है, इतना मुझको धैर्य है। शुरू में जब लागू किए थे तो जो शराब पीने वाले लोग थे हमको अंड बंड नहीं बोल रहे थे, लेकिन आजकल अच्छा बोल रहे हैं। अरे बढ़िया किया भाई, मेरे बच्चों का भविष्य सुधर गया। शराब पी के आते थे, घर में झंझट करते थे, अब सब्जी लेकर आ रहे हैं। मामूली परिवर्तन है। इसी को तो कहते हैं मनुष्य को मनुष्य बनाओ। इस एक कार्यक्रम से न जाने कितने मनुष्य बनने की राह पर चले गए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए आप सब 3 मंजिल पर बैठे हुए युवा और बाहर भी लोग हैं बहुत संख्या में, देख तो इस तरह से इस अभियान को चलाइए। मैं तो इसके लिए आपको आपकी प्रशंसा करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। मैंने जो किया वो तो किया, लेकिन आप सब लोग जो लगातार इसके लिए कैंपेन चलाइएगा, असल में उसी का असर पड़ेगा। कानून की ताकत है, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसकी एक सीमा। सबसे बड़ी चीज है लोगों का मन बदलना, और उसके लिए आप काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए मैं तो आप लोगों का अभिनंदन करने आया हूं, और इस काम को जारी रखिए, हर जगह जारी रखिए। और शराब मुक्ति पर तो जहां बुलाइएगा हम हाजिर हो जाएंगे, कोई चिंता मत करिए। हम तो जरूर जाएंगे, हम तो सब जगह कह के आए कि हम तो भाई आएंगे, समझाएंगे। तो आप इस काम को कीजिए, आगे बढ़ाइए। और 27 नवंबर का तो इन्होंने कहा है, मैं क्यों नहीं आऊँगा, जरूर आऊँगा, मुझे तो खुशी होगी। इतने लोग इसके तरफ आकृष्ट होंगे तो जरा और लोग भी तो देखेंगे ना, और लोग भी तो देखेंगे कि भाई पक्ष में क्या माहौल है, जरा देख तो लो। तो धीरे धीरे वही ना, मजाक से विरोध और विरोध से सहमति पर आएंगे। यही तो तरीका है। तो आज मुझे आपके बीच में आकर के बेहद प्रसन्नता हुई है, और इस काम को कीजिए, आगे बढ़ाइए। और गायत्री परिवार का मूल मंत्र गायत्री मंत्र है। मैं बता दूं, मैं बहुत जमानों से, युवावस्था से ही गायत्री मंत्र का पाठ करता हूं। आज भी रोज सवेरे 11 बार पाठ करते हैं। लेकिन भाई जो लय है वो हमको नहीं आता, वो तो आत्म पाठ। यहाँ सुनते हैं या और कहीं सुनते हैं, वो लय वो तो और भी आनंददायक है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आप जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। आज का समय ऐसा आ गया है, जमाना मतलबी होता चला जा रहा है। कैरियर एक चीज है, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा भविष्य बेहतर हो, लेकिन कैरियरिस्ट बनना अच्छी चीज नहीं। कैरियरिस्ट बनने के चक्कर में सब मर्यादा को लोग खो देते थे। आप अच्छा काम करिएगा, अपने आप कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इससे अच्छा कैरियर क्या होगा भाई? सबसे बड़ी चीज है आत्मसंतोष। आप यहां क्यों बैठे? आपको यहां तो कोई रोजगार नहीं मिलने वाला, लेकिन आप क्यों बैठे? क्योंकि आपको संतोष की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, इसलिए आए। तो युवा पीढ़ी के लोगों में भी इतनी बड़ी जमात के अंदर यह भावना है, तो मैं तो समझता हूं कि असली युवा पीढ़ी तो यही है। हर तरह के लोग होते हैं, मनुष्य का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, हर तरह के लोग होते हैं। बहुत लोग प्रचार से प्रभावित होते हैं,
लेकिन ऐसे युवा जिनमें इतना आत्मबोध है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कथन है कि मनुष्य को पहले मनुष्य बनना चाहिए, तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि सब आप मनुष्य बनिए ताकि जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिले। और निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, लोग, बहुत सारे लोग निराशा के सौदागर हैं, हर चीज में निराशा का वातावरण पैदा करेंगे, हमेशा कहेंगे अरे अब ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा तो वो नहीं होगा। निराशा का वातावरण। देखिए, मन में आशा का भाव रखिए। निराशा का भाव रखना तो मानसिक कमजोरी का परिचायक है। लेकिन समाज में सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग निराशा के सौदागर हैं, लेकिन आप तो आशा के प्रचारक हैं। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। इसलिए मैं कई दृष्टिकोण से और कई नज़रिए से हमने देखा, मुझको अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। मेरी हाजिरी मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।